18 मार्च 1990 बॉस्टन। बॉस्टन की वो रात बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी स्पेशल नहीं था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सड़कें सुनसान थी। सेंट पैट्रिक्स डे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका था। लोग पार्टी करके अपने घर जा चुके थे। पब्स बंद हो गए थे, रोड्स खाली होने लगी थी। सब कुछ इतना ज्यादा नॉर्मल लग रहा था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसी शांत रात में आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बन जाएगा। करीब रात 1:30 बजे दो लोग बॉस्टन पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम के गेट पर आए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, हमें कंप्लेन मिली है, हमें अंदर चेक करना है। गार्ड्स को कोई डाउट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बॉस्टन पुलिस के कपड़े पहने हुए थे, तो गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया। और इसके बाद सिर्फ 81 मिनट में उन दोनों ने गार्ड्स पर हमला किया। उस म्यूजियम से 13 पेंटिंग्स चुरा लिए, जिसका एस्टिमेट वैल्यू लगभग $500 मिलियन की थी। और इसके बाद भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ी अनसोल्ड हाइस्ट बन चुकी है। कौन थे वो दोनों? गार्ड्स उस वक्त क्या कर रहे थे? इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला? आज 35 साल बीत चुके हैं। क्या इन 35 सालों में वो पेंटिंग्स मिली? किस चीज की थी वो पेंटिंग्स? आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डकैती। This week marks 35 years since the Isabella Stewart Gardner Museum heist. इजाबेला स्टुअर्ट म्यूजियम यूएसए के बॉस्टन में है। ये यूएसए में एक बहुत सुंदर और स्पेशल म्यूजियम है। इस म्यूजियम को इजाबेला स्टुअर्ट नाम की एक लेडी ने बनाया था जो पेंटिंग्स और आर्ट से काफी ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने पूरी दुनिया से ब्यूटीफुल पेंटिंग, स्टैचू और रेयर ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया। उनका सपना था कि इन पेंटिंग्स और इन आर्ट्स को पूरी दुनिया देख सके, इसीलिए उन्होंने 1903 में इस म्यूजियम को पब्लिकली ओपन कर दिया। म्यूजियम 1903 में शुरू हुआ था और आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1903 में इजाबेला ने सेट किया था, क्योंकि इजाबेला ने अपने वसीयत में लिखा था कि कोई भी चीज चेंज नहीं की जाएगी। इस म्यूजियम में जाकर लोग सिर्फ पेंटिंग्स को ही नहीं देखते हैं, बल्कि हिस्ट्री और फीलिंग्स को भी फील करते हैं। और इसीलिए ये म्यूजियम पूरी दुनिया भर में पॉपुलर है। लोग दूर दूर से यहाँ पेंटिंग्स और स्टैचू आर्ट्स देखने आते हैं। 18 मार्च 1990 को रिचर्ड एबट और हैस्टन ये दोनों उस रात ड्यूटी पर थे। एबट म्यूजियम का रेगुलर गार्ड था, जबकि 18 की रात हैस्टन का फर्स्ट नाइट शिफ्ट था। म्यूजियम का रूल था कि एक गार्ड टॉर्च लेकर गैलरीज में पेट्रोल करेगा, जबकि दूसरा गार्ड डेस्क पर बैठकर मॉनिटर और अलार्म पर नजर रखेगा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि उस वक्त म्यूजियम का जो सिक्योरिटी था वो काफी ज्यादा वीक था। इसके बाद जब एबट अपनी पहली पेट्रोल पर गया तो रूम्स में से फायर अलार्म बजने लगे। एबट तुरंत भागता है कमरे की तरफ चेक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां ना तो आग लगी थी और ना ही वहां पर कोई धुआं नजर आ रहा था। वो वापस सिक्योरिटी रूम्स में आ जाता है और वो देखता है कि पैनल्स पर मल्टीपल रूम्स में स्मोक डिटेक्ट हो रहा है। एबट ने सोचा शायद ये टेक्निकल फॉल्ट है, तो उसने अलार्म्स को डिसेबल कर दिया और दोबारा पेट्रोल पर चला गया। पेट्रोल के दौरान एबट म्यूजियम के साइड एंट्रेंस पर रुकता है, वहां दरवाजा खोलता है, फिर उसे बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था ना कि शायद वो किसी को इशारा कर रहा है। खैर, ये बात वो अपने दूसरे साथी को भी नहीं बताता है। रात करीब 1 बजे एबट सिक्योरिटी डेस्क पर गया। अब पेट्रोल की ड्यूटी हैस्टन की थी। रात करीब 1:20 पर दो लोग म्यूजियम की तरफ आते हैं। उन्होंने गाड़ी को पार्क किया और वो पैदल ही म्यूजियम के गेट तक पहुंचते हैं। फिर उन्होंने डोरबेल बजाई। इंटरकॉम के जरिए उन दोनों की बात अंदर सिक्योरिटी डेस्क पर बैठे एबट से हुई। उन दोनों ने कहा, हम पुलिस हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस की शिकायत आई है, हमें अंदर आने दिया जाए। एबट ने उन दोनों को सीसीटीवी पर देखा कि इन लोगों ने बॉस्टन पुलिस के कपड़े पहने हुए हैं, कैप लगाया हुआ है, बैचेस हैं, बिल्कुल असली लग रहे हैं। हालांकि ना तो एबट ने और ना ही उनके साथी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। एबट ने सोचा शायद पैट्रिक्स डे सेलिब्रेशन के बाद कोई ड्रंक व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर आ गया हो, तो शायद पुलिस इसीलिए आई हो। इसीलिए एबट ने 1:24 पर दरवाजा खोल दिया। वो दोनों अंदर आते हैं, सिक्योरिटी डेस्क पर बैठे एबट से कहते हैं, क्या म्यूजियम में और भी कोई है? उसी वक्त एबट ने नोटिस किया कि लंबे आदमी की जो मूंछ है वो नकली लग रही है। तभी छोटे आदमी ने एबट से कहा, तुम मुझे पहचाने से लगते हो, लगता है तुम्हारे ऊपर केस है। उसने एबट को कहा कि तुम डेस्क से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी आईडी चेक करना है। तो एबट बाहर आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी डेस्क पर एक बटन था जिसे दबाने से पुलिस को बुलाया जा सकता था।
फिर छोटे आदमी ने एबट को दीवार के पास खड़ा किया और उसे हथकड़ी लगा दी। इतने में एबट का दूसरा साथी हेस्टन भी आ गया। उस लंबे आदमी ने हेस्टन को भी हथकड़ी लगा दी। दोनों गार्ड्स के सर और आंखों पर टेप भी चिपका दिया और उन्होंने उन दोनों को बेसमेंट में ले जाकर हथकड़ी और टेबल के सहारे उन्हें बांध दिया। फिर उन चोरों ने गार्ड्स को कहा, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी फैमिली क्या है, तो इसीलिए पुलिस को कुछ भी मत बताना। इतना कहकर वो दोनों चोर वहां से चले जाते हैं। और अभी तक सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे और इसके बाद और सिर्फ 81 मिनट में दुनिया की सबसे पॉपुलर पेंटिंग्स को उन लोगों ने चुरा लिया। और वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि मल्टीपल पेंटिंग्स उन लोगों ने चुरा ली। Early Sunday morning, they stole 11 paintings and etchings in an ancient Chinese vase. Museum officials today said it was the largest art heist in history. अगले दिन जब सुबह नए गार्ड्स आते हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो दोनों गार्ड्स बेसमेंट में फंसे हुए हैं और उस रात उन चोरों ने $500 मिलियन की पेंटिंग चुरा ली, जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट में से एक माना जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। FBI ने बताया कि जो सबसे महंगी पेंटिंग चोरी हुई थी ना, वो हुई थी डच रूम से, द कंसर्ट, जिसे वर्मेयर पेंटर ने 1664 में बनाया था और सिर्फ इसे एक पेंटिंग की कीमत $250 मिलियन की थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे महंगी चोरी हुई पेंटिंग थी। म्यूजियम के एक रूम से डैजेस के कुछ ड्राइंग्स भी चोरी हुए। ये फ्रांस के टॉप आर्टिस्ट हुआ करते थे और उनके द्वारा ये बनाया गया ड्राइंग था। वहां से एक छोटा फ्रेंच ईगल भी चोरी हुआ। चोरों को लगा कि शायद ये सोने का है तो वो लेकर चले गए। दोस्तों जरा आप सोचो कि उन चोरों ने कुछ महंगी पेंटिंग छोड़कर कुछ कम कीमत वाली चीजें ले गए। चोर थर्ड फ्लोर पर भी नहीं गए जहां एक और बहुत महंगी पेंटिंग लगी हुई थी। शायद वो प्रोफेशनल चोर नहीं होंगे या फिर उन्हें पेंटिंग्स की वैल्यू पता नहीं होगी। जब FBI ने आगे इन्वेस्टिगेशन किया तो सबूत काफी ज्यादा कम मिले। म्यूजियम में कुछ उंगलियों के निशान और पैरों के निशान तो मिले, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो जो निशान है वो चोरों के हैं या फिर वो म्यूजियम के स्टाफ के। बाद में जब DNA टेस्ट बेटर हुआ तो कुछ फाइल्स गुम हो चुके थे। गार्ड्स ने म्यूजियम के स्टाफ और सड़क पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की तो ये पता चला कि एक चोर 5 फीट 9 इंच का रहा होगा जिसकी उम्र 30 साल थी और दूसरा चोर 6 फीट का था जिसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। इतने कम इंफॉर्मेशन में चोर को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। देखिए FBI को शुरू से ही सिक्योरिटी गार्ड रिक एबट पर शक था क्योंकि चोरी वाली रात उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अलग था, मतलब बिल्कुल स्ट्रेंज था। पेट्रोल के टाइम एक साइड का दरवाजा खोलना फिर रुकना फिर बंद करना, मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी को इशारा कर रहा हो। एबट ने पुलिस को कहा कि वो डोर को चेक कर रहा था, बट FBI ने बताया कि वो डोर को रेगुलर चेक नहीं करता था। FBI को म्यूजियम में जो सेंसर लगे हुए थे उस पर भी शक हुआ क्योंकि जब ब्लू रूम में चोरी हुई थी तो वहां से कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला, सिर्फ एबट के पैरों के चलने के निशान मिले। जब आगे एक्सपर्ट ने सेंसर चेक किया तो एक्सपर्ट ने कहा कि वो सेंसर तो बिल्कुल सही था। एबट ने अपनी पूरी जिंदगी कहा कि वो बेकसूर है, उसने वो चोरी ना तो की है और ना ही किसी की उसने मदद की है। FBI के ऑफिसर्स ने ये खुद माना है कि गार्ड्स इतने ज्यादा समझदार नहीं है कि वो इतनी बड़ी चोरी कर सके। FBI ने गार्ड्स को दोषी नहीं माना और साल 2024 में 57 की उम्र में एबट की डेथ हो जाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी कहा कि वो बेकसूर है और हालांकि उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा पक्का प्रूफ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उसने चोरी करवाई है या फिर उसी ने की है। आज 2026 चल रहा है, 35 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन FBI को ना तो पेंटिंग्स के पता है, एक भी पेंटिंग्स नहीं मिली, ना तो चोरी के बारे में पता है, कुछ भी नहीं। ये आज भी ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि आखिर उस रात इस पेंटिंग को किसने चुराया। लेकिन पिछले 35 सालों में FBI ने कई सारे लोगों और गैंग्स पर शक किया, कई सारी थ्योरीज भी सामने आई, जैसे वाइटी बल्जर जो बॉस्टन का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बॉस है और वो विंटर हिल गैंग का लीडर भी था। जब FBI ने उससे पूछताछ की तो उसने चोरी से बिल्कुल इनकार कर दिया। FBI के एजेंट को बल्जर पर इसलिए शक हुआ क्योंकि ये जो बल्जर था इसके पुलिस के साथ काफी गहरे रिश्ते थे और उस रात जो चोरों ने जो पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था, हो सकता है कि उस यूनिफॉर्म को बल्जर ने ही दिलवाया हो और ये पहले भी इस तरह से आर्ट चोरी कर चुका था। हालांकि FBI को इसके अगेंस्ट कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले।
इसके बाद 1994 में एक इंसिडेंट होता है। क्या होता है ना कि जो म्यूजियम के जो डायरेक्टर थे ना, एनी हॉली, उन्हें एक लेटर मिलता है। उस अनजान आदमी ने लेटर में लिखा कि वो चोरी हुई पेंटिंग वापस दिला सकता है। उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं बीच का आदमी हूँ। ये जो चोरी है वो सजा कम कराने के लिए की गई है, लेकिन ये बाद में फेल हो गया। आगे वो अनजान व्यक्ति लेटर में लिखता है कि मुझे पेंटिंग के बदले $2.6 मिलियन चाहिए। म्यूजियम ने ये बात को आगे बढ़ाया, लेकिन उस अनजान व्यक्ति का फिर दोबारा कोई मैसेज ही नहीं आता है। एक थ्योरी ये भी है कि ब्रायन एमसी डेविड, जो बॉस्टन का ही एक आदमी था, वो लोगों को धोखा देने के लिए जाना जाता था और उसने न्यूयॉर्क में पेंटिंग्स की चोरी भी की थी। उसने न्यूयॉर्क के म्यूजियम को लूटने के लिए वो डिलीवरी बॉय का कपड़े पहनता है और साथ में हथकड़ी और टेप लेकर जाता है, क्योंकि उसे महंगी पेंटिंग चुरानी थी और साथ में कुछ स्टैचू और रेयर ऑब्जेक्ट। तो एफबीआई के एजेंट को लगा कि शायद वो गार्डनर म्यूजियम की चोरी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो जब एफबीआई के एजेंट ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बिल्कुल साफ कह दिया कि मैंने ये चोरी नहीं की है। जब एफबीआई ने फिंगरप्रिंट चेक किए तो उससे वो मैच नहीं हुआ और उसके खिलाफ भी कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला कि उसने ये चोरी की है। ऐसे कई सारे थ्योरीज और सस्पेक्ट हैं जिसमें एफबीआई ने कहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पक्का प्रूफ अब तक नहीं मिला। हालांकि 2015 में एफबीआई ने कहा था कि वो जो दोनों चोर थे वो अगले ही साल वो मर गए, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। इसीलिए आज 35 साल के बाद भी आज भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। ना तो वो पेंटिंग्स मिले और ना ही वो चोर। आपको क्या लगता है कि इस पेंटिंग को किसने चुराया होगा? आपको क्या लगता है कि इस पेंटिंग को किसने और क्यों चुराया होगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।